हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, आज हम लोग आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ बेसिकली एनरिचिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ वर्ड्स। कहता है आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तमिल में बात कर रहे हैं, फ्रेंच में बात कर रहे हैं, आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं फॉर कम्युनिकेशन, उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब उस लैंग्वेज के वर्ड्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले की बात समझ सकते हैं, तभी आप सामने वाले को अपनी बात क्लियरली समझा सकते हैं, राइट? Vocabulary is a person's own knowledge of words. It may be anyone, not necessary to be just a language user. मतलब कहता है सिर्फ लैंग्वेज यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है। कहता है अगर मान के चलिए मेरी मातृभाषा मदर लैंग्वेज अगर हिंदी है, तो सिर्फ हिंदी की वोकैबुलरी नहीं बल्कि और लैंग्वेजेस की वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट? And it is really very useful to have good vocabulary because today we can't keep up without good treasury of words in our mind. तो जी अगर हमें इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, इफ़ेक्टिवली अगर हमें राइट करना है, इफ़ेक्टिवली अपनी बात समझानी है, तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारे पास प्रॉपर नॉलेज ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, तभी हम अपनी बात को कह सकते हैं। एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर एक ही बात को अलग अलग यूज़र्स को समझाना पड़ सकता है। मेरे सामने एक बच्चा है जिसके लिए मुझे इजी वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे अपनी बात को समझाने के लिए। मेरे सामने कोई लेट्स से सेम एज का पर्सन खड़ा है, उसके साथ मुझे अलग टोन में बात करनी पड़ेगी। अगर कोई टेक्निकल पर्सन खड़ा है तो उसके साथ मुझे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, राइट? तो हो सकता है एक ही बात के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज़ करने पड़े। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक्चुअल में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं सामने वाले के ऊपर, लिसनर के ऊपर, रीडर के ऊपर, तो हमारे पास गुड नॉलेज ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए, राइट? देयर आर रियली मैनी बेनिफिट्स दैट एन एनरिच्ड वोकैबुलरी कैन गिव टू समवन। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कहता है इम्पैक्ट ऑन अदर्स। आपकी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप जितना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाएंगे दूसरों पर, ठीक है? फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपने सुना होगा। यहाँ जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लुक्स की बात नहीं की जाती, इनफैक्ट ओवरऑल फर्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाती है, विच इंक्लूड्स योर कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल आपकी तभी अच्छी हो सकती है जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो। देयर आर मैनी रीजंस, जैसे कि बिल्डिंग योर वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो नॉवल है, चाहे आपका स्टडी मैट है, चाहे नोट्स है, चाहे जनरल आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर एक्चुअल में आप उस चीज़ को कंप्लीटली समझना चाहते हैं, इन डेप्थ समझना चाहते हैं, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे, या वर्ड्स के एग्जैक्ट मतलब आपको नहीं पता, या आप ये नहीं समझ पा रहे कि वर्ड्स को किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब आप उसको कंप्लीटली समझ नहीं पाएंगे उस टॉपिक को, और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे, राइट? तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड अ पैसेज कंप्लीटली, डीपली, राइट? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। फिर जी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है। उसके अलावा जी चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे सोशल लाइफ है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतना ही बेटर आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ होगी, उतनी ही ईजिली आप अपनी बात दूसरों को समझा पाएंगे, राइट? हाँ जी, गुड टू नो। वी शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वी प्रपोज टू यूज। एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि इस वर्ड को किस सेंस में यूज किया जा सकता है। मैनी वर्ड्स विच आर लिस्टेड एज synonyms or words with the same meaning। synonyms का मतलब क्या होता है? words with the same meaning have subtle differences। subtle differences का मतलब कहता है जी छोटा मोटा डिफरेंस हर वर्ड में होता है।
कहता है इंग्लिश में एग्जैक्टली सेम टू वर्ड्स फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगर हम सिनोनिम्स की भी बात करते हैं, जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, कंपल्सरी, मैंडेटरी, दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स, राइट। लेकिन कंपल्सरी यूज़ किया जाता है लेमन लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में। अगर मैं जनरली किसी को कुछ समझा रहा हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ कि ये करना कंपल्सरी है, तो मतलब कंपल्सरी वर्ड जब यूज़ किया जाता है हम ये नहीं कहते कि हाँ जी लॉ की तरफ से कंपल्सरी है। लेकिन अगर मैं लीगली किसी चीज़ को कंपल्सरी कहना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा मैंडेटरी है, राइट। तो मैंडेटरी वर्ड जनरली यूज़ किया जाता है लीगल सेंस में, जबकि कंपल्सरी वर्ड यूज़ किया जाता है जनरल सेंस में। है तो दोनों ही वर्ड्स के मतलब सेम एक तरह से, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ गया ना, सबटल डिफरेंस का मतलब माइन्यूट डिफरेंस, राइट। तो कहता है इवन जो हमारे पास सिनोनिम्स हैं इनके अंदर भी माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, तो हमें इवन वो भी समझ में आना चाहिए। सेम वर्ड्स हो सकते हैं कि मीनिंग सेम हो, लेकिन किस वर्ड को किस सेंस में किस टाइम पर यूज़ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपनी बात को एग्जैक्टली समझाने के लिए। कंसल्टिंग अ गुड डिक्शनरी रेगुलरली हेल्प्स इन बिल्ड अ गुड रेpertoire ऑफ वोकैबुलरी। रेpertoire का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ वर्ड्स, राइट। तो जब हम किसी भी अच्छी डिक्शनरी को देखते हैं तो उसमें वर्ड के आगे उसके सिनोनिम्स भी दे रखे होते हैं, तो बेसिकली बता रखा होता है कि इसको एज नाउन ऐसे यूज़ किया जा सकता है, एज एडवर्ब ऐसे यूज़ किया जा सकता है, एज वर्ब ऐसे यूज़ किया जा सकता है। It is equally important to learn in what context a particular word can be used and what is the exact meaning। जैसे कि erudite, erudite क्या होता है, कहता है having or showing knowledge or learning, मतलब इसके पास good knowledge होती है उसको हम erudite कह सकते हैं, ठीक है। तो you can say Mr. X was an erudite speaker, कि Mr. X एक intelligent speaker है या इंटेलिजेंट स्पीकर थे, मतलब मिस्टर एक्स एक नॉलेजेबल स्पीकर थे, वो जो बोल रहे थे उस चीज़ की उन्हें कंप्लीट नॉलेज थी। आप इस वे में ऐसे यूज़ कर सकते हैं एरुडाइट को, बट यू कैनॉट से दैट मिस्टर एक्स स्पीचेस वर एरुडाइट। आप ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी स्पीचेस नॉलेजेबल थी, मतलब उनकी स्पीचेस नॉलेजेबल थी ये कह सकते हैं, बट स्पीचेस एरुडाइट थी ये नहीं कह सकते, राइट। तो एरुडाइट का मतलब क्या है, कहता है कि भाई हैविंग और शोइंग नॉलेज और लर्निंग। तो इंसान के लिए यूज़ किया जा सकता है कि हाँ दिस पर्सन इज एरुडाइट स्पीकर या दिस पर्सन इज एरुडाइट, बट ये नहीं कह सकते कि हाँ कि हिज स्पीच वॉज एरुडाइट, राइट, या स्पीचेस वर एरुडाइट। तो किस सेंस में यूज़ करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो अच्छी वोकैबुलरी के लिए क्या क्या मस्ट है, कहता है सबसे पहले चॉइस ऑफ वर्ड्स, मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स, फिर जी सिनोनिम्स, फिर जी एंटोनिम्स, फिर होमोनिम्स, होमोफोन्स, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, वर्ड्स फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस कॉमनली यूज्ड। तो फॉरेन वर्ड्स भी पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर, एब्रीविएशंस भी पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स भी पढ़ेंगे, और आइडियम्स तो बहुत सारे दे रखे हैं वो भी देखेंगे। वर्ड्स फ्रिक्वेंटली मिसस्पेल्ड, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मेरा काम कम है, आपका काम ज़्यादा है, राइट। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सिनोनिम्स। अब जी सिनोनिम्स का थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली वर्ड्स तो आपको ही याद रखने पड़ेंगे। जैसे एडप्ट, एडप्ट का मतलब क्या होता है, एक बंदा जो किसी पर्टिकुलर चीज़ में एफिशिएंट हो, स्किल्ड हो, प्रोफेशनल हो, राइट। तो एडप्ट के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कहता है जी प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब किसी को रोकना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप पढ़ते हो तो उसके अंदर एब्सटेन वर्ड आता है, राइट। तो एब्सटेन का मतलब रिफ्रेन, सिनोनिम्स विद होल्ड, किसी को रोकना। तो अल्टीमेटली रट्टे तो आपको ही मारने पड़ेंगे। एब्रिज, एब्रिज प्रोस्पेक्टस आपने वर्ड सुना होगा, राइट। तो
तो मतलब ये सारे वो वर्ड्स दे रखे हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पर या प्रोफेशनल लेवल पर या जब आप सीएस बन जाएंगे तो इन प्रोफेशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये वर्ड्स हम ठीक है कुछ याद किए कुछ छोड़ दिए, ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपको एक्चुअल में ये यूज़ करने हैं। जैसे एडहेरेंट, एडहेरेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड है। यू मस्ट एडहर दिस, एडहर का मतलब कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। एडहेरेंट क्या हो गया? फॉलोअर, राइट। तो बेसिकली एडिक्वेट हो गया, अचीव हो गया, एसेसरी का मतलब तो आपको पता है, अबंडेंट कहता है बहुत सारा, तो एम्पल, प्लेंटीफुल, राइट। तो अब्रिज प्रोस्पेक्टस हम कहते हैं छोटा प्रोस्पेक्टस, तो शॉर्टन या फिर कर्टेल। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये तो आपको सबको याद करने पड़ेंगे, तो ये आपका काम है, राइट। आ जाइए जी, सबसे पहले चॉइस ऑफ वर्ड्स कहता है जी, देखिए जब हम सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि सामने वाला कौन है, हु इज़ द लिसनर। छोटा बच्चा है, बड़ा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे मान के चलिए अगर आप किसी बीमारी या किसी इलनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, छोटे बच्चों को समझाएंगे कि बेटा मम्मी बीमार हो गई है, मम्मी को बुखार हो गया है, राइट, मम्मी को वोमिटिंग आ रही है। लेकिन अगर कोई सेम एज का है तो आप उसे बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है। डायरिया हो गया, छोटे बच्चे को डायरिया वर्ड यूज़ करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बड़े के लिए यूज़ करेंगे डायरिया वर्ड तो उसको समझ में आ जाएगा। और अगर डॉक्टर्स आपस में कंसल्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्रॉपर जो मेडिकल टर्म्स है उसके अंदर एक दूसरे को चीज़ें बताएं, ठीक है। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स डिपेंड करता है कि जो लिसनर है वो कौन है। हाँ जी, The word you would choose to communicate with someone depends on the following factors। सबसे पहले तो range of your vocabulary, right। इस वर्ड को आप याद रखिए, बार बार यूज़ हो रहा है, रेपेटियर। तो इस वर्ड को आप यूज़ रखिए। रेपेटियर का मतलब मैंने आपको बताया था, आपका स्टोरेज ऑफ वर्ड्स या रेंज ऑफ वर्ड्स आप कह सकते हैं। अनलेस यू नो अ वर्ड यू वुड नॉट बी एबल टू यूज़ इट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपके पास गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी होनी चाहिए, गुड रेंज ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। योर ऑडियंस और पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो लिसनर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्टली यू मस्ट एसेस द लिटरेसी लेवल ऑफ द ऑडियंस और पर्सन, कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में उसका क्या लेवल है, राइट। उसकी खुद की क्या लिटरेसी लेवल है, वो क्या चीज़ें समझ पाएगा, क्या चीज़ें नहीं समझ पाएगा। देन ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर इन, वेदर द ऑडियंस और द पर्सन इज सीनियर और जूनियर टू यू, वेदर यू आर फॉर्मल और इनफॉर्मल विद देम। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग द वर्ड्स। कैन यू कुड हार्डली यूज स्लैंग, स्लैंग का मतलब टेक्निकल लैंग्वेज या कोड लैंग्वेज जो है वो आप हार्डली यूज़ कर सकते हैं इन डिस्क्राइबिंग अ कुलीग इन एन ऑफिशियल मेमो, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ऑफिशियल मेमो की बात कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है वी कांट यूज़ स्लैंग, वी कांट यूज़ कोड, राइट। स्लैंग लैंग्वेज आप समझते हैं। तो बेसिकली ऑफिशियल मेमो की हम बात कर रहे हैं तो वी मस्ट यूज़ द फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इस चीज़ पे बड़ा डिपेंड करता है कि भैया चॉइस ऑफ वर्ड क्या होनी चाहिए। तो अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वर्ड्स हमारे बदल जाते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वर्ड्स बदल जाते हैं, ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, रिटन के अंदर वर्ड्स दूसरे हो जाते हैं। हाँ जी, द मैसेज यू इंटेंड टू कन्वे, किस टाइप का मैसेज आप सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं। अर्जेंसी है, डिसअपॉइंटमेंट है मैसेज के अंदर, लेवल ऑफ एक्यूरेसी क्या चाहिए मैसेज के अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। कंटेस्ट एंड यूजेस, किस कॉन्टेस्ट के अंदर आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो वो चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, सामने वाले की तारीफ़ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कमेंट मार रहे हैं, राइट। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, रीजनल और नेशनल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज या फिर कॉनोटेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो जी बहुत बार मतलब कुछ वर्ड्स
एक जगह अच्छे समझे जाते हैं, दूसरी जगह बुरे समझे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है लिबरल, कहता है ब्रिटेन में इसको पॉजिटिव वे में लिया जाता है लिबरल को, लेकिन अमेरिका के अंदर इसे नेगेटिव वे में लिया जाता है। ब्रिटेन में इट हैज़ पॉजिटिव मीनिंग, और ब्रिटेन में लिबरल का मतलब क्या है, जनरस, ओपन माइंडेड, जबकि अमेरिका के अंदर लिबरल वर्ड को नेगेटिवली लिया जाता है। लिबरल वर्ड यूज़ किया जाता है ओनली फॉर पॉलिटिकल अब्यूज़, राइट। तो रीजनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, नेशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, कहता है ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रूट ऑफ द वर्ड्स, या फिर एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स। तो कुल मिला के वर्ड्स को कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिए। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, अगर एज नाउन यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ करना है, एज एडवर्ब यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, योर ऑडियंस और पर्सन यू आर कम्युनिकेटिंग विद, यहीं से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही ना, आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो आप वर्ड्स चूज़ करेंगे। तो यहीं से यहाँ पर इन्होंने ये पैराग्राफ कनेक्ट कर रखा है, टू चूज वर्ड्स दैट कम्युनिकेट क्लियरली एंड विद द अप्रोप्रिएट टोन, यू शुड लर्न एवरीथिंग पॉसिबल अबाउट दोज विद होम यू विश टू कम्युनिकेट। तो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी लिटरेसी लेवल आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज लेवल या सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पता होना चाहिए, एंड टेक इनटू अकाउंट एनी प्रायर कोरेस्पोंडेंस विद देम। उनके साथ कोई पहले बातचीत हुई है, बातचीत करते हुए उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, क्या उनका कंफर्टेबल लेवल है, वो सब चीज़ दिमाग में रखकर आपको वर्ड्स चूज करने चाहिए वाइल कम्युनिकेशन। देन यू शुड वर्ड योर मैसेज सो दैट इट इज़ ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड इट एंड रिस्पॉन्ड फेवरेबली। टेलरिंग योर मैसेज, मैसेज को ऐसे बनाइए, राइट। Tailoring your message to your reader is not only strategically necessary, कहता है सिर्फ strategically necessary नहीं है, बल्कि आपका टाइम और एनर्जी भी सेव करता है। किसी को अगर आपको ये चीज़ समझ में जाए, सामने वाले को ये बात ऐसे समझ में आने वाली है, तो आप उसी वे में अपनी बात समझाएंगे, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी, और सामने वाले को बात समझ में भी आ जाएगी। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए, बल्कि आपका टाइम और एनर्जी भी सेव होता है इफ़ यू चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू टेलर योर मैसेज, राइट। Everyone benefits when the message are clear and appropriate to the correspondent's situation. हाँ जी, adaptation, the best strategy for effective wording. Adaptation का मतलब क्या होता है, अपने आप को environment के according adapt करना, right? जैसी कंडीशन हो, जैसी सिचुएशन हो, जैसा सिनेरियो हो, उसके अकॉर्डिंग अपने मैसेज को चेंज करना, अपने वर्ड्स को चूज करना। As with every other element of your message, your choice of words need to be guided by the audience and its purpose. For example, knowing that your writing should be clear and concise is not enough. भाई क्लियर भी होनी चाहिए आपकी राइटिंग, कंसाइज भी होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या है, घुमा फिरा के बात नहीं करना, बल्कि टू द पॉइंट बात करना सामने वाले के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप कंसाइज करने के चक्कर में, छोटा करने के चक्कर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही छोड़ दो। व्हाट दिस मीन्स विल डिपेंड अ ग्रेट डील ऑन द सिचुएशन। कहता है क्लियर और कंसाइज एक्चुअली में क्या मतलब है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। एज वी हैव सजेस्टेड अबव, व्हाट इज क्लियर फॉर वन पर्सन मे नॉट बी क्लियर फॉर ऑल अदर पीपल ऑक्यूपाई डिफरेंट लैंग्वेज डोमेन्स। तो हर इंसान की अपनी एक अलग लैंग्वेज डोमेन होता है। कोई इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई हिंदी में भी कोई कहते हैं ना जाटू बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट। तो उनके डोमेन से बाहर जाकर जब आप बात करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, राइट, अनलेस इट इज़ एक्सप्लेन इन देयर लैंग्वेज। एज फॉर कंसाइननेस, भाई कंसाइज करना है वो तो ठीक है, लेकिन कंसाइजनेस की भी कहता है कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा करने के चक्कर में यू विल सेक्रीफाइस द इफेक्टिवनेस, राइट। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, चीज़ों को प्रॉपरली समझाना। यू मस्ट नॉट केयर
You must be careful not to sacrifice effectiveness of the brevity. ब्रेविटी का मतलब कहता है एक्सप्लेनेशन, चीज़ों को समझाना। तो छोटा करने के चक्कर में हम लोग ऐसा नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही मिस कर जाए। If you cut your communication too short for your reader, for example by omitting important details in the persuasive message or critical information in a report, कहता है एक persuasive message है जहाँ हम सामने वाले को impress करने की कोशिश कर रहे हैं। Let's say अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं जो आपको मैसेज दे रहा हूँ, मैं जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, दैट इज़ परसुएसिव कम्युनिकेशन, राइट। आप मुझसे इम्प्रेस होंगे तभी आप मेरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो जी मैसेज को कंसाइज करना, शॉर्ट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही देना मैं आपको भूल जाऊं या उसके अंदर से इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही मिस कर दूं या फिर कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिस कर दूं किसी रिपोर्ट में से, तो भैया वो तो इनकम्प्लीट हो गया मैसेज। और इनकम्प्लीट मैसेज इज़ नॉट अ गुड मैसेज। या इसे इनकम्प्लीट मैसेज को हम ये नहीं कह सकते कंसाइज मैसेज है, एक्चुअल में वो मैसेज पूरा है ही नहीं। कंसाइज छोड़िए, वो मैसेज पूरा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहता है जी हमें जो अपने वर्ड्स चूज करने हैं दैट मस्ट बी गाइडेड बाय द ऑडियंस एंड इट्स पर्पस। तो किस पर्पस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या है, लिसनर की लिटरेसी लेवल क्या है, कंफर्ट लेवल क्या है, जो लिसनर है वो किस लैंग्वेज डोमेन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, राइट। तो वी मस्ट अडॉप्ट अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस। टिप्स फॉर चूजिंग द राइट वर्ड्स। सबसे पहली क्या है, सिंप्लिसिटी। कहता है जी देखिए ऑल्दो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना, न्यू वर्ड्स यूज़ करना, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक जितने वर्ड सिंपल होते हैं उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, सामने वाले को उतनी ही बात जल्दी समझ में आती है, ठीक है। हम लोग टीच करते हुए भी कोशिश ये करते हैं जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, उतने सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। मेन मोटिव क्या है कि अगर स्टूडेंट को हमारी बात समझ में ही नहीं आई, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो समझ में ही नहीं आया, तो चाहे कितने भी हम न्यू वर्ड्स यूज़ कर ले, टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर ले, उसका कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा ना स्टूडेंट को, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज प्रोड्यूसेस द बेस्ट एंड क्विकेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, बट वन मस्ट ट्राई नॉट टू सैक्रिफाइस द डिग्निटी या फिर प्रिसीजन, राइट। मतलब कुल मिलाकर सिंपल वर्ड्स यूज़ करो, लेकिन कभी कभी कहता है कि भैया अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी कह सकते हैं आप, उसको मेंटेन रखते हुए कभी कभी हमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं। हाउएवर देयर आर ओकेजन्स व्हेन इजी कॉम्प्रिहेंशन मस्ट टेक अ बैक सीट। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल वर्ड्स को हमें साइड में रखकर टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जार्गन यूज़ करने पड़ते हैं, राइट। एट टाइम्स लॉन्ग एंड अनयूजुअल वर्ड्स हैव टू बी यूज्ड बिकॉज दे आर मोर प्रिसाइज। तो कभी कभी ऐसा टाइम होता है कि भाई जिस तरह मान के चलिए दो डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, उनको लगता है कि यार हम अगर स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करेंगे तो दूसरे डॉक्टर को समझ में आ जाएगा, सारी कहानी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनयूजुअल वर्ड्स कभी कभी यूज़ करने पड़ते हैं, लॉन्ग वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि सामने वाले को सारी डिटेल ना देनी पड़े और कम बोलकर ज़्यादा काम चल जाए, राइट। कभी कभी फॉर एग्जांपल लीगल लैंग्वेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती है। कहता है सिंप्लिसिटी से दूर होती है लीगल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी लीगल जो मैटर्स होते हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि जो ड्राफ्टमैन है, जो लिख रहा है, जो लॉ बना रहा है, उसे उस सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए लॉ बनाना होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाती है, राइट। हाँ जी, तो ना चाहते हुए भी उन्हें कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन जनरल रूल क्या है, सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी व्हाइल कम्युनिकेशन। हाँ जी, यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स डज नॉट मीन यूजिंग कोलोक्वियल इंग्लिश। कोलोक्वियल इंग्लिश इज, कोलोक्वियल का मतलब क्या होता है, टू सिंपल, या आप कह सकते हैं इनफॉर्मल, राइट। कोलोक्वियल इंग्लिश इज परफेक्टली पोलाइट एंड एक्सेप्टेबल इन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। तो इनफॉर्मल बट इज अवॉइडेबल इन फॉर्मल राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हैवेंट है, वोंट है, कांट है, हैव नो प्लेस इन
prose unless you have reproduced the text of the conversation। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हैवंट की जगह हैव नॉट लिखना चाहिए, वोंट की जगह वुड नॉट लिखना चाहिए, कांट की जगह कैन नॉट लिखना चाहिए, राइट। या फिर आप ऊपर हैव नॉट लिख चुके हैं और उसी टेक्स्ट को नीचे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोबारा लिखने में आप हैवंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहता है कि भाई ये एक तरह से कोलोक्युअल इंग्लिश हो गई हमारी, राइट। तो बेसिकली जब हम दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं या दो कोलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वी कैन यूज़ या हैवंट, कांट, वोंट। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल राइटिंग की, फॉर्मल कम्युनिकेशन की, जैसे कि लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो लॉ में कभी आप ये वर्ड नहीं पढ़ेंगे हैवंट, वोंट, कांट, राइट। अपार्ट फ्रॉम कोलोक्युअलिज्म देयर इज नो सेट रूल फॉर यूजिंग फैमिलियर वर्ड्स। देखिए कोई रूल तो है नहीं, राइट। तो कुल मिलाकर बड़ी सिंपल सी बात ये है कि भाई आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है, बट ट्राई टू अवॉइड अनडिजायरेबल कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। हाँ जी, यूज फैमिलियर वर्ड्स, कोशिश कीजिए कि वो वर्ड्स यूज करें जो बोलने वाले के लिए भी फैमिलियर है और सुनने वाले के लिए भी फैमिलियर वर्ड है, राइट। क्योंकि द वर्ड्स विद शार्प एंड क्लियर मीनिंग इन द माइंड मेक द मैसेज मोर क्लियर। सिंपल सी बात ये है, अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमें भी पता है, सामने वाले को भी पता है, तो मैसेज ज़्यादा क्लियर हो ही जाता है। एज वर्ड्स विच आर फैमिलियर टू सम पीपल बट मे बी अनफैमिलियर टू अदर्स, तो यू विल नीड टू सेलेक्ट फैमिलियर वर्ड्स विद केयर। हो सकता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो जो कुछ लोगों के लिए फैमिलियर हो, कुछ लोगों के लिए फैमिलियर ना हो, तो अगेन वो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन, योर ऑडियंस, राइट। Specifically, using familiar words means using the language that is used by most of us in everyday conversation. We should avoid stiff, more difficult words that do not communicate so precisely or quickly. तो जो वर्ड्स हम जनरली यूज़ नहीं करते, डे टू डे लाइफ में यूज़ नहीं करते, अगर उनको अवॉइड करें तो ही ज़्यादा बेटर रहता है, जब तक उनको यूज़ करना डिमांड ना हो सिचुएशन की, right? For example, instead of using the more unfamiliar word endeavor, use try. तो you should try हम कहते हैं ना in general, you should try this instead of you should endeavor this, right? तो endeavor is basically less familiar as compared to try. Instead of using terminate, use end, right? लेकिन जब हम कहते हैं कि भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो वहाँ सिचुएशन की डिमांड है दैट वी शुड यूज टर्मिनेट वर्ड, राइट, इंस्टेड ऑफ एंड। हम ये नहीं कह सकते ना मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया। अगर हम कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो भी हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टर्मिनेट इंस्टेड ऑफ एंड। तो फैमिलियर वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि भाई ठीक है आप बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज यूज़ करो, जैसे डिमांड ऑफ सिचुएशन है वैसे वर्ड्स यूज़ कीजिए, बट ट्राई टू यूज़ फैमिलियर वर्ड्स एज कंपेयर टू अनफैमिलियर वर्ड्स, राइट। द सजेशन टू यूज़ फैमिलियर वर्ड्स डज नॉट रूल आउट, क्लियर आ गया ना यहाँ पर नीचे कि सजेशन टू यूज़ फैमिलियर वर्ड्स डज नॉट रूल आउट यूज़ ऑफ सम मोर डिफिकल्ट वर्ड्स। कहता है सिचुएशन की अगर डिमांड होगी तो फिर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, जार्गन्स, जार्गन्स क्या होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। जार्गन्स क्या होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। जैसे डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, लीगल पर्सन्स आपस में बात कर रहे हैं, या फिर मिलिट्री जो पर्सनल्स हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स क्या कहेंगे हम, जार्गन्स, ठीक है। साइंस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, जार्गन। जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, तो यहाँ पर वॉइड वर्ड भी जार्गन में कंसिडर किया जा सकता है, एब इनिशियो वर्ड भी जार्गन में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक लेमैन को वॉइड का एग्जैक्ट लीगल मीनिंग पता होगा या एब इनिशियो का एग्जैक्ट लीगल मीनिंग पता होगा, राइट। तो इवन जो ऑपरेशन है, कहता है बड़ा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए जार्गन वर्ड। जिस तरह ऑपरेशन, डॉक्टर अगर आपस में बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन वर्ड कुछ और होगा,
मिलिट्री वाले बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन का मतलब उनके लिए कुछ और होगा, राइट। और अगर एक सेल्समैन बात कर रहा है तो उसके लिए ऑपरेशन का मतलब कुछ और होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड। तो हम ये नहीं कह रहे कि यू शैल अवॉइड जार्गन वर्ड्स, कहता है, लेकिन कोशिश कीजिए कम से कम जार्गन वर्ड्स यूज़ करने की, और जार्गन वर्ड्स वहीं यूज़ करने चाहिए जहां वो एग्जैक्टली फिट हो रहे हैं, ठीक, जहां पर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस उस वे में वर्ड को समझ लेगी जिस वे में आप यूज़ कर रहे हैं। अवॉइड यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड्स या फिर वर्बोसिटी, मतलब सुपरफ्लुअस का मतलब अननेसेसरी वर्ड्स यूज मत कीजिए, राइट। एक्सेसिव अननेसेसरी वर्ड्स को यूज मत कीजिए। और यूजिंग वर्ड्स मोर वर्ड्स, कहता है कि भाई ज़्यादा बोलने से आपकी बात का वजन ज़्यादा नहीं हो जाता है, राइट। दिस इज़ बेसिकली अ कॉमन वीकनेस बोथ, इवन स्पीकर के केस में भी और राइटर के केस में भी। हमें लगता है कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे सामने वाले को हमारी बात उतनी ज़्यादा समझ में आएगी, बट ऐसा नहीं होता, राइट। दिस टेंडेंसी इज, ठीक है, हाँ जी। इट हैज़ बीन वेल डिफाइंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्किंसंस लॉ। क्या पार्किंसंस लॉ क्या है? वर्ड्स इंक्रीज इन नंबर टू फिल द क्वांटिटी ऑफ पेपर्स अवेलेबल। तो बेसिकली हमें वो काम नहीं करना होता, स्पेसिफिकली सीएस में तो ये काम नहीं करना होता कि हाँ जस्ट टू फिल द पेपर्स यूज अननेसेसरी वर्ड्स इन योर आंसर। टू द पॉइंट बात करनी होती है, और कहता है कोई ज़्यादा वेटेज नहीं मिलती आपकी बात को इफ़ यू आर यूजिंग मोर वर्ड्स। तो मोर वर्ड्स डू नॉट नेसेसरली लीड टू ग्रेटर क्लैरिटी नोर टू डिफिकल्ट एंड हाई साउंडिंग वर्ड्स। कहता है भारी भारी वर्ड्स यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बात का वजन बढ़ जाएगा। कहता है दिस विल नॉट लैंड वर्ड्स वुड नॉट लैंड वेट टू द आर्ग्यूमेंट, ठीक है जी। इनफैक्ट कहता है जो हमारा रीडर है या लिसनर है वो टायर हो जाता है आपकी बात समझते समझते या सुनते सुनते। हाँ जी, चूज शॉर्ट वर्ड्स, तो जितना हो सके छोटे वर्ड्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए इंस्टेड ऑफ हैवी वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कुछ केसेस के अंदर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉन्ग वर्ड्स यूज़ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन केसेस में एक लॉन्ग वर्ड पूरी लाइन का काम कर जाता है। तो सामने वाले को पूरी डिटेल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती एक टेक्निकल या लॉन्ग वर्ड यूज़ करने की वजह से, राइट। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑडियंस अगेन। तो सच वर्ड्स शैल बी यूज्ड विद कॉशन। हाँ जी, सेलेक्ट वर्ड्स फॉर प्रिसाइज मीनिंग। कहता है जी एग्जैक्टली जो बात कहना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। जैसे कि हम पूरी पढ़ चुके हैं कि इवन जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, राइट। सबटल डिफरेंस उनमें भी होता है, मतलब यूज़ करने में डिफरेंस हो सकता है, किस सिनेरियो में क्या यूज़ करना है, किस सिनेरियो में क्या, कहाँ कंपल्सरी यूज़ करना है, कहाँ मैंडेटरी, ठीक है। कहाँ हम कैन यूज़ कर सकते हैं, कहाँ मे यूज़ कर सकते हैं। कैन जो है वो जनरल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, जनरल सिनेरियो में। मे जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली लॉ में कभी कैन यूज़ नहीं किया जाता, हमेशा मे यूज़ किया जाता है, मे या शैल, कैन नहीं यूज़ किया जाता लॉ के अंदर, राइट। तो प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट मीनिंग को समझाने के लिए आप एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है जी। यूज़ जेंडर नेचुरल वर्ड, ये तो हमेशा ही बताया जाता है भाई आपके जो वर्ड्स हैं वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं हर बार ही यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ शी, तो पूरी बुक में ही वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि जो ऑथर है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेटिव है, और वो ज़्यादा जो वेटेज है वो मेल जेंडर को ही दे रहा है। हर जगह उसने एग्जांपल में ही यूज़ कर रखा है इंस्टेड ऑफ शी, राइट। तो मतलब ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे जो चेयरमैन है, चेयरमैन की जगह आप चेयरपर्सन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड्स यूज़ कीजिए जो जेंडर न्यूट्रल हो, जो कि इक्वलिटी बिटवीन जेंडर एस्टेब्लिश करे।
चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द सिनोनिम्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देखिए इवन कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में कहीं ना कहीं हमारी जो टंग है वो जोर मानती है, राइट। तो ये तो देखिए प्रैक्टिस का गेम है सारा का सारा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप वर्ड्स को इजीली पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, राइट। इसके अंदर कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हम तो सिर्फ आपको वो बता सकते हैं जो कि आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है, ताकि वो बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में रहे। अदरवाइज तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाएंगे, रियल लाइफ में परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। बस मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगा कि आपकी बुक में जो भी वर्ड दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में यूज़ करना पड़ेगा। तो आपकी बुक का एक एक वर्ड आप अच्छे से समझेंगे डिक्शनरी से। आज के टाइम में तो गूगल पे डालिए, कंप्लीट मीनिंग आता है हर वर्ड का, राइट। तो डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं है और स्मार्टफोन सबके पास है। तो एक भी वर्ड ऐसा मत छोड़िएगा जिसका आपको मतलब ना पता हो या जिसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको ना पता हो, राइट। चलिए, टेक केयर।